इंसानों ने हमेशा एक ही सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। हम कहां से आए हैं? क्या हम इस विशाल और अथाह ब्रह्मांड में सच में अकेले हैं? विज्ञान और आस्था दोनों ने अपनी अपनी कहानियां दी हैं, लेकिन सच्चाई आज भी एक रहस्य बनी हुई है। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर एक दिन वैज्ञानिक एक ऐसी अद्भुत खोज कर ले जो इन सभी सवालों के जवाब देने का वादा करे। ये खोज एक नक्शा था जो उन्हें एक दूर अज्ञात ग्रह तक ले जाता था, जहां हमारी उत्पत्ति का रहस्य छिपा हो सकता था। लेकिन वहां उनका जो सच इंतजार कर रहा था, वो उनकी पूरी दुनिया बदल देने वाला था। दृश्य हजारों साल पहले का है। एक अजीब प्राणी जो कुछ हद तक इंसान जैसा दिखता है, एक ऊंची चट्टान पर खड़ा है। उसके हाथ में एक पात्र है और वह उसमें मौजूद तरल को पी लेता है। जैसे ही वो तरल उसके अंदर जाता है, उसका पूरा शरीर भीतर से जलने लगता है। धीरे धीरे उसके शरीर का हर हिस्सा अलग होने लगता है और कुछ ही पलों में उसके टुकड़े नीचे समुद्र में बिखर जाते हैं। एक एलियन अंतरिक्ष यान भी दिखाया जाता है। शायद ये प्राणी इसी यान से आया था जो अब वहाँ से जा रहा है। लेकिन उसके जाने से पहले उस प्राणी के शरीर के टुकड़े पानी में घुल जाते हैं और एक अद्भुत परिवर्तन होता है। धीरे धीरे कुछ ऐसा बनने लगता है जो इंसानी डीएनए जैसा दिखता है। और इसी तरह हमें बताया जाता है कि मानव जीवन की शुरुआत यहीं से हुई। दृश्य बदलता है और हम 1989 में स्कॉटिश हाईलैंड्स पहुंचते हैं। एक अंधेरी गुफा के अंदर दो पुरातत्वविद एलिजाबेथ शॉ और उसके पति चार्ली हॉलोवे कुछ प्राचीन गुफा चित्र खोजते हैं। एक चित्र में एक विशाल इंसान जैसा प्राणी अपने देवताओं की पूजा करता हुआ दिखाया गया है। ये प्राणी सामान्य इंसान से कहीं बड़ा था और उसने अपना हाथ आसमान की ओर उठाया हुआ था, जहाँ 3 अलग अलग ग्रह दिखाई दे रहे थे। जैसे ही एलिजाबेथ इस चित्र को देखती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसे वो चीज मिल गई हो जिसकी वो इतने सालों से तलाश कर रही थी। कहानी फिर एलिजाबेथ के बचपन में जाती है, जहाँ दिखाया जाता है कि वो हमेशा जवाब ढूंढती रहती थी। इंसानों को किसने बनाया? हम पृथ्वी पर कैसे आए? लोग अलग अलग धर्मों और भगवानों पर क्यों विश्वास करते हैं? अब कहानी सीधे 1989 से साल 2193 में पहुंचती है। एक विशाल अंतरिक्ष यान जिसका नाम प्रोमीथियस है दिखाई देता है। ये यान अपने सबसे महत्वपूर्ण मिशन पर है, जिसमें 17 क्रू मेंबर्स हैं, जिनमें एलिजाबेथ और चार्ली भी शामिल है। लेकिन उनके साथ एक और सदस्य है जो बिल्कुल इंसान जैसा दिखता है, लेकिन वो एक रोबोट है, डेविड। डेविड को वेलेंट कॉर्पोरेशन ने बनाया है, वही कंपनी जिसने इस पूरे मिशन और इस अंतरिक्ष यान का निर्माण किया है। अंतरिक्ष यान के अंदर सभी क्रू मेंबर्स क्रायोस्लिप चैम्बर्स में सो रहे होते हैं, क्योंकि यात्रा बहुत लंबी है। केवल रोबोट डेविड जाग रहा होता है, जहाज की निगरानी कर रहा होता है, सब कुछ चेक कर रहा होता है और शायद कुछ ऐसा जानता है जो बाकी लोग नहीं जानते। कुछ समय बाद जहाज में एक अलार्म बजता है। ये संकेत होता है कि वे अपने गंतव्य उस अज्ञात ग्रह के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। क्रायोस्लिप चैम्बर्स खुलते हैं और सभी क्रू मेंबर्स धीरे धीरे जाग जाते हैं। क्रायोस्लिप एक उन्नत प्रणाली है जिसमें यात्री बिना बूढ़े हुए कई सालों तक सो सकते हैं। लंबे समय तक सोने के बाद शरीर कमजोर महसूस करता है, लेकिन जल्दी ही सब सामान्य हो जाता है। हम मेरेडिथ विकर से मिलते हैं, जो इस मिशन की डायरेक्टर है। वो बहुत सख्त है और जहाज पर सभी को उसकी बात माननी होती है। मेरेडिथ असल में पीटर वेलेंट की बेटी है, जो इस पूरे मिशन का मालिक है। मेरेडिथ सभी को 2 खास लोगों से मिलवाती है, एलिजाबेथ और चार्ली, वही वैज्ञानिक जिन्होंने स्कॉटलैंड की गुफाओं में वह प्राचीन चित्र खोजा था। आज उनका सपना सच होने वाला है। एलिजाबेथ और चार्ली ही थे जिन्होंने इस ग्रह को खोजा था और वेलेंट कॉर्पोरेशन ने उनके मिशन को फंड किया था। लेकिन इस कहानी का असली मास्टरमाइंड पीटर वेलेंट था। वही था जिसने डेविड जैसे बुद्धिमान रोबोट बनाए और खुद को एक निर्माता मानने लगा था। लेकिन एक सवाल हमेशा उसे परेशान करता था, हमें किसने बनाया? मानवता का असली निर्माता कौन है? दुनिया भर की गुफाओं में एलिजाबेथ और चार्ली ने एक अजीब सच्चाई देखी थी। हर जगह वही बड़ा इंसान जैसा प्राणी आसमान की ओर इशारा कर रहा था और उसका इशारा 3 ग्रहों की ओर था। शायद वे चाहते थे कि इंसान उनके पास आए, इसलिए उन्होंने ये संकेत छोड़े थे। अब पता चलता है कि पीटर वेलेंट कई साल पहले मर चुका है, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में एक 3D होलोग्राम वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो अब इस जहाज में दिखाया जाता है। ये लोग उस गुफा की ओर जा रहे हैं क्योंकि वे मानते हैं कि वो प्राणी इंसानों का असली निर्माता है, जिन्हें अब वे इंजीनियर्स कहते हैं। एलिजाबेथ और चार्ली अपने निर्माताओं की खोज में एक लंबी यात्रा पूरी करके LV 223 ग्रह पर उतरते हैं। जैसे ही जहाज इस ग्रह के वातावरण में प्रवेश करता है, ऊपर से ये जगह बहुत शांत और सुंदर दिखाई देती है, जैसे कोई स्वर्ग हो। लेकिन चार्ली कुछ ऐसा देखता है जो उसे चौंका देता है। वहाँ एक सीधी और साफ सड़क है। अगर ये ग्रह प्राकृतिक होता तो ऐसी सड़क नहीं हो सकती थी। उस सड़क के पास एक गुंबद जैसी संरचना दिखाई देती है, जो साफ तौर पर इंसानों द्वारा बनाई हुई लगती है। सभी क्रू मेंबर्स उत्साहित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके सभी सवालों के जवाब इस गुंबद के अंदर मिलेंगे। जल्द ही जहाज उतरता है और क्रू अपने वाहनों में बैठकर उस गुंबद की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे वे करीब पहुंचते हैं, जगह और भी अजीब लगने लगती है। अंदर जाकर वे पूरे क्षेत्र को स्कैन करना शुरू करते हैं। चार्ली एक जगह रुक जाता है क्योंकि उसे हवा अलग लगती है। वो अपना हेलमेट उतारता है और खुशी से चिल्लाता है। वहाँ की हवा बिल्कुल पृथ्वी जैसी थी, शुद्ध ऑक्सीजन से भरी हुई। इसका मतलब था कि ये जगह इंसानों या इंसान जैसे प्राणियों के रहने के लिए बनाई गई थी। तभी डेविड एक अजीब दीवार पर लिखे शिलालेख को देखने लगता है। ये एक अनजान भाषा में था, लेकिन अपनी उन्नत प्रोग्रामिंग के कारण वो इसे पढ़ सकता था। जैसे ही वो उसे छूता है, एक होलोग्राम चालू हो जाता है। उसमें कुछ अजीब प्राणी दिखाई देते हैं जो शायद इंजीनियर्स थे। वे भाग रहे होते हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उनमें से एक भाग नहीं पाता और मर जाता है। ये देखकर पूरे क्रू के चेहरों पर डर साफ दिखाई देता है। ये जगह सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनाई गई थी, यहाँ कुछ और भी था। इसके बाद
जब क्रू आगे बढ़ता है तो उन्हें एक बिना सिर वाली लाश मिलती है। ये वही विशाल प्राणी था, लेकिन उसका सिर कहीं दिखाई नहीं देता। एलिजाबेथ और चार्ली उस जगह को स्कैन करते हैं और पता चलता है कि उसका सिर दीवार के दूसरी तरफ है। अब एलिजाबेथ को पूरा यकीन हो जाता है कि ये इंसानों के निर्माता यानी इंजीनियर्स हैं। वो तुरंत परीक्षण के लिए नमूने लेती है और बताती है कि इस प्राणी की मौत कम से कम 2000 साल पहले हुई थी, यानी यहाँ 2000 साल पहले कोई बड़ी आपदा हुई थी। डेविड अब उस शिलालेख को ध्यान से पढ़ता है और उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। उस दीवार पर साफ लिखा था, इस दरवाजे को कभी मत खोलना। लेकिन क्रू के पास कोई और विकल्प नहीं था। अगर दरवाजा नहीं खोला जाता तो मिशन अधूरा रह जाता। डेविड चुपके से दरवाजा खोलने का तरीका ढूंढ लेता है। जैसे ही वो एक प्रक्रिया सक्रिय करता है, दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और अंदर एक और डरावना दृश्य उनका इंतजार कर रहा होता है। कमरा अजीब और खतरनाक चीजों से भरा हुआ था, जो किसी गहरी अंधेरी सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था। सभी अंदर जाते हैं और उनकी नजर एक बहुत बड़े सिर की मूर्ति पर पड़ती है, जिससे इस जगह का असली उद्देश्य और भी रहस्यमय हो जाता है। अचानक दीवारों पर बनी तस्वीरें बदलने लगती हैं। क्रू को महसूस होता है कि उनके आने के बाद से इस जगह का तापमान बढ़ गया है और सब कुछ पिघलने लगा है। तभी जहाज का कैप्टन यानेक उन्हें रेडियो पर चेतावनी देता है कि एक बहुत बड़ा धूल का तूफान उनकी ओर आ रहा है। ये सिर्फ हवा नहीं थी, इसमें सिलिकॉन के कण थे जो किसी भी चीज को पिघला सकते थे, यहाँ तक कि उनके सुरक्षात्मक सूट को भी। मेरेडिथ उन्हें सख्त आदेश देती है कि अगर 15 मिनट में सभी वापस नहीं आए तो बाहरी दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। क्रू जल्दी से इंजीनियर का सिर उठाता है और वहाँ से भागता है, लेकिन दूसरी तरफ डेविड एक और चाल चलता है। वो चुपके से एक छोटा कैप्सूल उठा लेता है जिसमें से काला चिपचिपा तरल निकल रहा होता है। जैसे ही क्रू गुंबद से बाहर निकलता है, तूफान बिल्कुल उनके ऊपर आ चुका होता है। बिना समय गवाए वे अपने वाहनों में बैठते हैं और जहाज की ओर तेजी से बढ़ते हैं। तूफान की रफ्तार लगातार बढ़ रही थी। सभी समय रहते जहाज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जल्दबाजी में एलिजाबेथ इंजीनियर के सिर वाला बैग गिरा देती है। एलिजाबेथ उसे लेने के लिए वापस दौड़ती है, लेकिन तूफान में फंस जाती है। चार्ली बिना सोचे समझे उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तेज हवा उन्हें दूर फेंक देती है। तभी एक दरवाजा खुलता है और रोबोट डेविड बिना किसी परेशानी के रस्सी लेकर बाहर आता है और दोनों को खींचकर जहाज के अंदर ले आता है। जहाज पर वैज्ञानिक इंजीनियर के सिर को फिर से जीवित करने का प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही वे उस पर प्रक्रिया लागू करते हैं, वो दबाव से नहीं पाता। एक तेज रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और सिर कांच के कंटेनर के अंदर ही फट जाता है। उसके टुकड़े बिखर जाते हैं, लेकिन उससे पहले वे उसका डीएनए सैंपल ले लेते हैं और उसे इंसानी डीएनए के साथ मिलाते हैं। जैसे ही परिणाम सामने आते हैं, सभी चौंक जाते हैं। उस प्राणी का डीएनए और इंसान का डीएनए बिल्कुल एक जैसा था। दूसरी तरफ डेविड एक अलग प्रयोग में लगा होता है। वो उस काले तरल का अध्ययन कर रहा होता है जो उसने चुराया था। फिर वो चुपके से उस तरल की एक बूंद चार्ली के ड्रिंक में मिला देता है, बिना उसे बताए। चार्ली बिना किसी शक के उसे पी लेता है। रात हो जाती है और चार्ली एलिजाबेथ के पास जाता है। यहाँ एक और सच्चाई सामने आती है। एलिजाबेथ कभी प्राकृतिक रूप से माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन चार्ली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। उस रात वे करीब आते हैं। अगली सुबह चार्ली को लगता है कि उसकी आंखें अजीब तरह से लाल हो रही है। उसके शरीर में कुछ अजीब बदलाव हो रहे थे, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वे फिर से गुंबद में जाते हैं। अचानक चार्ली की तबीयत तेजी से खराब होने लगती है। एलिजाबेथ तुरंत फैसला करती है कि उन्हें जहाज पर वापस जाना चाहिए। दूसरी तरफ डेविड गुंबद के अंदर एक नया हिस्सा खोज लेता है। उसे एक कमरा मिलता है जहाँ कई पात्र बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से रखे हुए हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसे एक और कमरा मिलता है जो इस पूरे गुंबद का कंट्रोल सेंटर लगता है। डेविड इन कंट्रोल्स को चलाने में सक्षम होता है। जैसे ही वो सिस्टम को सक्रिय करता है, एक नया होलोग्राम चलने लगता है। ये होलोग्राम एक और बड़ी सच्चाई उजागर करता है, इंजीनियर्स की असली योजना। इसमें दिखाया जाता है कि उनका असली लक्ष्य मानव दुनिया थी। वे वहाँ किसी खास कारण से जा रहे थे, लेकिन किसी वजह से यहाँ फंस गए और अपना मिशन पूरा नहीं कर सके। गहराई से जांच करने पर डेविड को एक स्लीपिंग चैम्बर मिलता है, जिसके अंदर एक इंजीनियर अब भी गहरी नींद में सो रहा होता है। इसी बीच बाकी क्रू डर जाता है, क्योंकि कोई भी समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर हो क्या रहा है। तभी चार्ली की हालत अचानक बहुत खराब हो जाती है। जब वे जहाज के पास पहुंचते हैं तो उन्हें अंदर जाने से रोक दिया जाता है। मेरेडिथ को शक होता है कि चार्ली किसी अजीब वायरस से संक्रमित हो गया है। धीरे धीरे चार्ली का पूरा शरीर काला पड़ने लगता है और वो अजीब तरीके से बदलने लगता है, जैसे वह किसी राक्षस में बदल रहा हो। चार्ली खुद महसूस करता है कि वो अपने शरीर पर नियंत्रण खो रहा है। वो आगे बढ़कर कहता है कि उसे तुरंत जला दिया जाए, नहीं तो वो सभी के लिए खतरा बन जाएगा। मेरेडिथ तुरंत उसे आग लगा देती है और चार्ली जिंदा जलकर मर जाता है। एलिजाबेथ को एक अलग कमरे में रखा जाता है। डेविड उसे बताता है कि उसके शरीर में कोई वायरस नहीं मिला, लेकिन उसके गर्भ में एक बच्चा है जो 3 महीने का विकसित हो चुका है। ये सुनकर एलिजाबेथ हैरान रह जाती है। वो जानती थी कि वो कभी मां नहीं बन सकती और उसने सिर्फ 10 घंटे पहले ही चार्ली के साथ संबंध बनाया था। कुछ ही देर बाद एलिजाबेथ को अपने पेट में तेज दर्द महसूस होता है, जैसे उसके अंदर कुछ बहुत तेजी से बढ़ रहा हो। उसे समझ आ जाता है कि कुछ गलत है, लेकिन डेविड उसे एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। 2 डॉक्टर उसकी जांच करने आते हैं। एलिजाबेथ बेहोश होने का नाटक करती है और सही मौके पर उन पर हमला कर देती है। वो भागकर एक ऑटोमेटिक ऑपरेशन चैम्बर में पहुंचती है। वो तुरंत मशीन को इमरजेंसी सिजेरियन करने का आदेश देती है, लेकिन मशीन कहती है कि ये सिर्फ पुरुषों के लिए डिजाइन की गई है। बिना देर किए एलिजाबेथ मशीन को मैनुअल मोड में डालती है और खुद अपना ऑपरेशन शुरू कर देती है। वो अपने पेट को काटने का दर्द सहती है और अपने अंदर से उस चीज को बाहर निकालती है, लेकिन उसके अंदर जो था
वो कोई इंसानी बच्चा नहीं था, बल्कि एक अजीब ऑक्टोपस जैसा जीव था। एलिजाबेथ तुरंत उस जीव से जुड़ी नस को काट देती है और अपने पेट के घाव को सिल देती है। वो अजीब जीव तड़पने लगता है क्योंकि अब वो फंस चुका होता है। एलिजाबेथ उस कमरे से बाहर निकलती है और उस जीव को अंदर बंद कर देती है। एलिजाबेथ किसी तरह एक गुप्त कमरे तक पहुंचती है। यहाँ एक और चौंकाने वाला राज खुलता है। पीटर वेलेंट जिंदा है, जिसे सभी लोग मरा हुआ समझ रहे थे। वो इसी जहाज में क्रायो स्लिप में सो रहा था और अब उसकी नींद खुल चुकी है। डेविड उसके साथ होता है और उसका एक ही लक्ष्य है, उस आखिरी इंजीनियर से मिलना जो अभी भी गुंबद में सो रहा है। असल में पीटर वेलेंट जानना चाहता था कि इंसानों को किसने बनाया, और सिर्फ वही इंजीनियर इस सवाल का जवाब दे सकता था। उसका असली मकसद अमरता पाना था। वो इंजीनियर से अमर होने का राज जानना चाहता था। इंजीनियर्स हजारों साल तक जी सकते थे और पीटर भी वही शक्ति हासिल करना चाहता था। इसी दौरान कैप्टन यानिक को कुछ अजीब लगता है। फिफिल्ड का कैमरा फिर से चालू हो जाता है। जब उसकी लोकेशन ट्रैक की जाती है तो पता चलता है कि वह जहाज के गेट के सामने खड़ा है। यानिक तुरंत गेट खोलने का आदेश देता है। जैसे ही गेट खुलता है, एक भयानक दृश्य सामने आता है। फिफिल्ड अब पहले जैसा नहीं दिखता। वो एक ज़ॉम्बी जैसा बन चुका था। उसकी आंखों में इंसानियत नहीं बची थी। वो सिर्फ मारने के लिए बना एक जानवर बन चुका था। वो सब पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन कैप्टन यानिक किसी तरह उसे जला देता है। इस घटना से एक और सच्चाई सामने आती है। एलिजाबेथ के अंदर जो जीव था, उसका एक हिस्सा फिफिल्ड के अंदर भी चला गया था और उसने उस पर पूरा नियंत्रण कर लिया था। पीटर वेलेंट, डेविड और उनकी टीम अब उस इंजीनियर से मिलने के लिए गुंबद के अंदर जाने की तैयारी करते हैं। एलिजाबेथ भी उनके पीछे जाती है। रास्ते में एलिजाबेथ कुछ अजीब चीजें देखती है जो एक जगह व्यवस्थित रखी होती है। वो ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि ये कोई साधारण चीजें नहीं, बल्कि एक तरह के हथियार है। तभी डेविड उस इंजीनियर को जगाने की कोशिश करता है। इंजीनियर की आंखें धीरे धीरे खुलती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं होती। पीटर वेलेंट आगे बढ़कर उससे बात करने लगता है, अपनी महानता बताता है और उससे अमरता का राज पूछता है। जैसे ही इंजीनियर ये सुनता है, वो गुस्से में आ जाता है। वो तुरंत डेविड का सिर अलग कर देता है और पीटर पर हमला कर देता है। पीटर तुरंत मारा जाता है। इसके बाद इंजीनियर एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देता है। एलिजाबेथ किसी तरह वहाँ से भागने में सफल हो जाती है। इसी बीच प्रोमीथियस के कैप्टन यानिक और उनकी टीम समझ जाते हैं कि ये गुंबद असल में एक स्पेसशिप है। तभी इंजीनियर एक बड़े कंट्रोल चैम्बर को सक्रिय करता है और अपनी सीट पर बैठकर जहाज को पृथ्वी की ओर सेट कर देता है। एलिजाबेथ दूर से ये सब देखती है और समझ जाती है कि ये प्राणी पृथ्वी पर जाकर उसे नष्ट करने वाला है। वो तुरंत कैप्टन यानिक से संपर्क करती है और कहती है कि अगर इसे नहीं रोका गया तो ये पृथ्वी को खत्म कर देगा। मेरेडिथ चाहती है कि वे तुरंत पृथ्वी पर लौट जाए, लेकिन यानिक उसे सिर्फ 4 सेकंड देता है कि वो अपने सेफ्टी चैम्बर में चली जाए। यानिक समझ जाता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। वो मेरेडिथ को अलग कर देता है और अपनी टीम के साथ अपनी जान कुर्बान करने का फैसला करता है। वे प्रोमीथियस जहाज को तेज गति से इंजीनियर के जहाज से टकरा देते हैं। दोनों जहाज टकराते हैं और एक भयानक विस्फोट होता है। एलियन जहाज तेजी से नीचे गिरने लगता है। एलिजाबेथ बच जाती है, लेकिन उसका ऑक्सीजन खत्म होने वाला होता है। वो तुरंत अपने जहाज की ओर जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, उसे अजीब आवाजें सुनाई देती है। वो हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ती है। जब वो ऑपरेशन चैम्बर में पहुंचती है तो देखती है कि उसके पेट से निकला हुआ जीव अब बहुत बड़ा हो चुका है और एक खतरनाक राक्षस बन गया है। तभी डेविड का कटा हुआ सिर दिखाई देता है, लेकिन वो अब भी बोल सकता है। वो एलिजाबेथ को बताता है कि इंजीनियर अभी जिंदा है और बदला लेने आ रहा है। अचानक इंजीनियर उसके सामने आ जाता है और उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन एलिजाबेथ तुरंत पास वाले कमरे का दरवाजा खोल देती है। वहाँ से वो ऑक्टोपस जैसा राक्षस बाहर आता है और सीधे इंजीनियर पर हमला कर देता है। वो उसे पकड़ लेता है और उसके शरीर में कुछ इंजेक्ट कर देता है, जिससे इंजीनियर की मौत हो जाती है। अब एलिजाबेथ इस अज्ञात ग्रह पर बिल्कुल अकेली रह जाती है। डेविड उसे मदद की पेशकश करता है। वो कहता है कि वो इंजीनियर्स की भाषा पढ़ सकता है और इस ग्रह पर और भी स्पेसशिप है जिनसे वह पृथ्वी पर लौट सकती है। लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि अब वो पृथ्वी पर नहीं लौटना चाहती। उसे अपने सभी सवालों के जवाब चाहिए। अगर इंजीनियर्स ने इंसानों को बनाया तो वे उन्हें मारना क्यों चाहते थे? कुछ दिनों बाद एलिजाबेथ एक स्पेसशिप में बैठकर इस ग्रह को छोड़ देती है और फिल्म के अंत में एक भयानक दृश्य दिखाया जाता है। मरा हुआ इंजीनियर जमीन पर पड़ा होता है और उसके शरीर से एक नया डरावना एलियन जन्म लेता है जो किसी भी दूसरे एलियन से अलग दिखता है। फिल्म यही खत्म हो जाती है। अगर आप ऐसी और टॉप रेटेड फिल्मों की कहानी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका दूसरा भाग भी है। अगर आप चाहते हैं तो बताइए, हम अगली वीडियो में मिलेंगे। ये थी प्रोमेथियस की कहानी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट और कहानियां के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी शानदार वीडियो बनाने का हौसला देता है।